अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, सुना है आप बोर हो रहे हैं आजकल? बहुत बोर किया हुआ तुमने मुझे। मैंने किया हुआ है। हाँ, क्योंकि सवाल ही कोई नहीं अच्छे, सारी बातें तो हम कर चुके हैं। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी एंटरटेनमेंट से खाली नहीं जाता मैदान तो सियासत। हमारा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है ना। ओहो, एंटरटेनमेंट से खाली नहीं जाता मैदान सियासत। हाँ, मैदान सियासत। मैदान सियासत हर वक्त नई फिल्म चलती है, लेकिन अदाकार पुराने होते हैं। कभी ये इस तरफ आ जाते हैं, कभी इस तो तरफ। अदाकार नए होने चाहिए ना। नया अदाकार लाने की भी कोशिश की गई थी तब्दीली के बैनर तले, लेकिन वो भी पिट गई। लेकिन देखें, वो बेशक पिटी वफाक की सतह पर, लेकिन केपी की सतह पर उन्होंने मैदान हाथ से जाने नहीं दिया। और अभी भी वहाँ पर सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़ी खतरनाक है, इंटरेस्टिंग नहीं है, खतरनाक है। अच्छा, ये तो अब आप मुझे बताएंगे कि खतरनाक कैसे है, लेकिन जो अहाता कर दो अगर मैं सिचुएशन का, तो पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा पता नहीं किस सवारी पे आ रहा था, वो गवर्नर साहब को मिला नहीं। अब उन्होंने क्या किया, अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन्होंने हैंड रिटन भिजवा दिया, तो गवर्नर साहब ने भी उसको मिलने की तस्दीक कर दी, लेकिन वो लेके बैठ गए। उन्होंने कहा आज हफ्ता है, कल इतवार, पीर वाले दिन देखूंगा जब मेरा ऑफिस खुलेगा, मैं अपनी जो टीम है, लीगल टीम, उसके साथ मुशावरत के बाद फैसला करूंगा कि इस्तीफे में कोई सुकम मौजूद है या नहीं, कबूल करना है या नहीं। चले, ये तो होगी वहाँ की उस हद तक की बात। दूसरी तरफ अपोजिशन अपने तौर पर कोशिश कर रही है, और कुछ इंडिपेंडेंट्स के गायब होने की इतलात हैं, MPS के गायब होने की इतलात हैं, एफिडेविट का भी किस्सा ज़ेरे गौर है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहा जा रहा है जाम के लबों तक आते हुए भी फिसल सकता है जाम। हाँ, कितने चांसेस? हमने कल कहा था ना। हाँ। कि कोशिश पूरी होगी। हाँ। अच्छा, अब गवर्नर साहब जितनी डिले कर सकते हैं करेंगे, किसी न किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर। और PTI की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी असेंबली कॉल करके और नया लीडर इलेक्ट किया जाए। तो इस कश्मकश में कौन क्या करता है, वी हैव टू वेट एंड सी। अच्छा। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो लोगों ने नहीं दिलाई। सुहेल साहब ने जो इस किस्म के बयानबाजी की है, हाँ। उससे तो ये लगता यही है कि लड़ाई का मूड है बिल्कुल। अच्छा। और मैं आपको एक बात कह दूं, सुहेल इज़ द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स इंसाफ विंग। जी, वो साबिक सदर रहे हैं। और बहुत पॉपुलर हैं अमंग स्टूडेंट्स जी। और हार्ड लाइनर हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि रब्ता करने की कोशिश की इनके साथ, तो इन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूँगा आपसे, पहले मैं इमरान खान से भी इजाज़त लूँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा। अच्छा। अदरवाइज़ मैं नहीं मिलूँगा। तो ये भी एक किस्म की पोजीशन ले ली ना उन्होंने, जिसके साथ कंफर्म हो जाता है कि ये साहब जो है इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, डिक्टेट नहीं किया जा सकता। मगर जो चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही वो ये है कि पेशावर के अंदर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो इनको बड़ा मानते हैं। कल को अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी जी स्टूडेंट्स के लिए, तो इम्कान यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर आ जाएंगे, तसादुम हो सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इमरान खान ने इनको चुना है, क्योंकि इनकी एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की नौजवान कंस्टिट्यूंसी है जो मिलिटेंट भी है, इमोशनल भी है, और इनको मानती भी है एज ए लीडर। अली अमीन गंडापुर के साथ ऐसी सूरत हाल नहीं थी, उसको नहीं स्टूडेंट्स उस तरीके से मानते थे जैसे इनको मानते हैं। तो क्या इनको इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि ज़रूरत पड़ी तो स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, कि ही कैन प्रॉबली ब्रिंग KP टू अ हॉल्ट। अगर PTI ने ये रास्ता इख्तियार किया तो फिर सारे और रास्ते बंद हो जाएंगे, एंड आई थिंक वील गेट इनटू वेरी सीरियस ट्रबल। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से तो अभी तक, या दीगर क़यादत की जानिब से अभी तक इस पर तब्दीली के कोई इशारे नहीं दिए गए, बल्कि एक इजलास बुला के एतमाद का इजहार ही किया गया है सुहेल आफरीदी पर। तो अब उसके बाद गवर्नर जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या बिहाइंड द सीन्स कोई बातचीत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी सतह पर तब्दीली के लिए, या ये PTI के साथ कोई बातचीत नहीं है इस वक्त? अगर कोई बातचीत है, अभी मौलाना की मुलाकात हुई ना, मौलाना फजल की मुलाकात हुई गवर्नर साहब के साथ इस्लामाबाद जी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या बात हुई वहाँ? ज़ाहिर है गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे होते हुए तो यही कहेंगे ना कि तब्दीली के लिए कोई बातचीत करें, हम मिल मिला के कर लेते हैं, जो इससे पहले के वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, वो के नुमाइंदे बने हुए हैं।
तो आप समझा करें ना। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि बात जो यही हुई होगी कि हमने अपोज करना है, इनको नहीं बनने देना, और बंदे हमारे पास हैं जी, तोड़ लिए हमने। अच्छा। कुछ और तोड़ने की ज़रूरत है। तो आप एक काम करें, एक तो ये कि एग्री करें कि यू विल सपोर्ट अच्छा अ मूव। अगर हम इनकी जगह पे किसी और को नॉमिनेट करवाते हैं या करते हैं तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, ताकि अगर आप यस करते हैं तो देन वी विल बाकी लोग जो इधर उधर हुए उनको इकट्ठा करते हैं 20-22 लोगों को, क्योंकि खबरें तो चल रही हैं कि 20-22 लोग इधर उधर हो सकते हैं। हाँ। मगर और ये भी मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने मौलाना को कहा आप भी बताएं ना, कोई नॉमिनेट करें ना किसी को, हमें बताएं अपना आपका कैंडिडेट कौन होगा। हो सकता है कि आपका कैंडिडेट ऐसा हो मुनासिब, हम उसी को एक्सेप्ट कर लें। तो ये मौलाना के लिए हलवा खाने का टाइम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिसाइसिव फैक्टर मौलाना हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल हो सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से अपनी कुछ डिमांड्स बनवाने का भी ये बड़ा वो तो फिर बाद की बात है ना, वो डिमांड्स तो बंदा बनवाता ही है। बट आई थिंक अगर मौलाना के साथ मिलके कोई केपी की नई गवर्नमेंट बन जाती है, ऑब्वियसली मौलाना उसको पसंद करेंगे ना इस ऑप्शन को। तो ऐसे में पीटीआई का रिएक्शन, जैसे आप जेनजी की तरफ या नौजवान नस्ल की तरफ इशारा करें, वो तो होगा ना, उसको वो तो होगा। ओके। तो होगा, और फिर आप समझे फिर कहाँ जाएगी बात। तो इसका ये मतलब है कि अभी तक अगर अपोजिशन मुतफ़िका तौर पर अपना उम्मीदवार कोई सामने नहीं ला सकी, कोई नाम अनाउंस नहीं हो सका, तो उनके पेश नज़र इसी तरह की रिजर्वेशंस होंगी कि ये खतरात हो सकते हैं। इसीलिए भी क्या ये पार्टीज भी हेजिटेंट होंगी कि ये जिम्मेदारी लें? हेजिटेंट नहीं होती, पार्टीज तैयार हो जाती हैं जब उन्हें पता हो एस्टैब्लिशमेंट साथ है। ओके। वो कवर कर लेती है ना एस्टैब्लिशमेंट। तो पार्टीज तो तैयार बैठी हैं वहाँ। सवाल ये है कि वो जो 20-22 लोग चाहिए वो कहाँ से आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि किसको नॉमिनेट करेंगे। कोई पीपल्स पार्टी का बंदा होगा, मौलाना का बंदा होगा, या किसी और का बंदा होगा, नून लीग का बंदा होगा। कौन होगा वो? तो आई थिंक ये इश्यूज हैं जो कि डिस्कस करेंगे। इसके लिए इनको टाइम चाहिए, गवर्नर साहब को और अपोजिशन को टाइम चाहिए जी। टाइम इसलिए चाहिए, एक तो ये कि इनको ना करने दें, इनको जल्दी इनको रोक दिया जाए किसी न किसी कानूनी या गैर कानूनी पेग के ऊपर। अच्छा। इनको ना करने दिया जाए कि आप नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर लें। अच्छा। दूसरा ये कि फिर अपना को बंदा नॉमिनेट करने के लिए टाइम दिया जाए, किसके ऊपर इत्तेफाक होता है। मौलाना अपना बंदा नॉमिनेट करता है, पीपल्स पार्टी अपना करती है, नून लीग अपना करती है, कोई इंडिपेंडेंट इकट्ठा कर लेते हैं, एंड सो ऑन। और फिर इस बंदे को सिर्फ सियासी जमातों को एक्सेप्ट नहीं करना, एस्टैब्लिशमेंट को भी तो करना है ना। तो काफ़ी कुछ इसमें होमवर्क की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए टाइम की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल गवर्नर साहब की गेम यही होगी कि टाइम लिया जाए, रुकावट की जाए कि इनको अपना चीफ मिनिस्टर नया इलेक्ट करने से रोका जाए। अच्छा। एंड आई थिंक दूसरी साइड पीटीआई की यही कोशिश है कि मंडे को ही कर दिया। हाँ, बिल्कुल। सलमान राजा साहब कह रहे हैं ना कि अब तो मंडे को तैयार बैठे हैं करने के लिए। बट गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस्तीफे में अगर कोई सुकम हुआ तो वो उसे वापस भी भिजवा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या किसी मरहले पर अली अमीन गंडापुर साहब गेम में वापस भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, अगर ये सिचुएशन ऐसी होती है और इनका रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाता ऑन सम ग्राउंड और द अदर, कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये हैंड राइटिंग उनकी नहीं है, उनको ज़बरदस्ती करो, कुछ भी कह सकते हैं ना। हाँ। तो अभी तो उन्होंने आपने हाथ से भी लिख के भेज दिया, मगर अगर आप देखें उनका हाथ का जो मेन टेक्स्ट है उसमें और जो उनके सिग्नेचर जिस किस्म के हैं, हाँ, ये तो बिल्कुल मैच नहीं करते। तो हो सकता है किसी से करवाया हो, मतलब हर किस्म की रुकावट क्रिएट जा सकती है। और फिर क्या होगा? फिर जाएगी अदालत, चैलेंज। अदालत, हाँ, उसे अदालत ही तो कोई जल्दी होती नहीं है। हाँ। वहाँ तो फिर डिले हो जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो अदालतों में ये चला गया और वो स्टे दे दें, फिर वही ना। हाँ। स्टे दे दें या कुछ भी कर दें। हाँ। तो आई थिंक फिर डिले हो जाती है। उतनी देर में फिर आप अपोजिशन को इकट्ठा कर लेते हैं और गवर्नमेंट ये जो पीटीआई वाले हैं इनको कमज़ोर कर देते हैं। लोग उठा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, किसी को ख़रीद लिया, किसी को बेच दिया, किसी को। तो आई थिंक काफ़ी सारे हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल कहा था। एक चीज़ क्लियर है क्या? कि सोहेल को नहीं बनने देना। अच्छा, ये दीवार पे लिखा है, दीवार पे। बहरहाल आपके एनालिसिस के मुताबिक ताखीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये खबर दे रहे हैं कि 3 से 4 दिन में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं मैं वज़ारत आला का ऊंट किस करवट बैठता है। जब राना साहब कहते हैं 3 या 4 दिन से सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, हाँ, उनका मतलब क्या है? क्या बताओ? कोई उम्मीदवार ले आएंगे। हाँ हाँ हाँ, अपना उम्मीदवार भी ले आएंगे। हाँ, हाँ। ये नहीं कि जी उनकी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और उनका को बंदा जो है वो बन जाएगा। ये हाँ। नहीं, उनका मतलब है ऐसी कुछ ना कुछ पेशकदमी करांगे, हाँ, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। हाँ। ये मतलब है उनका। ठीक, यानी उन्हें 3 से 4 दिन चाहिए अपने मसल्स दिखाने के लिए। सो ये तो मामला हो गया। 3-4 दिन में मसला नहीं हल होने वाला।
फिर ये तो कहने वाली बात है ना, 3-4 दिन। हाँ। 3-4 दिन के हफ्ता भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के गेम बड़ी खेल ली है। गेम इसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि चैलेंज एक किस्म का थ्रो कर दिया, घुमा के रख दिया। एब्सोल्युटली। अच्छा। ये जो सिलेक्शन की है सोहेल की, आई थिंक इट्स टैक्टिकली ए ब्रिलियंट मूव। ओके, ठीक है। बिकॉज क्राइसिस बढ़ेगी ना, क्राइसिस बढ़ेगी, एग्जैक्टली। और उन्होंने इस वक्त शशो पंच में डाल रखा है सभी को कि केपी में अब कौन आएगा जो दोनों जानिब को काबिल कबूल हो। ज़ाहिर सेंसिटिव सूबा है, जब सेंसिटिव सूबे की बात होती है तो सेंसिटिव मामलात की भी बात कर लेते हैं। और बात करते हैं अपने हमसाए में बैठे वज़ीर ख़ारिजा जो अफ़गानिस्तान के हैं, वो हमारे दूसरे हमसाए के मेहमान हुए जब, तो वहाँ हमने कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें नोटिस की। एक ये कि उनको प्रोटोकॉल दिया गया एक ऐसे मुल्क का जो इसको आपने तस्लीम किया हो, अगरचे इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ दिल्ली में बैठ के बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी खातून जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं किया गया। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रोशनी डाली जा सकती है। बट वहाँ बैठकर ये कहना कि हमारी करेज को मत आजमाओ, पाकिस्तान को मैसेज देना, और अगर तुम ऐसे इरादे रखते हो गेम्स खेलने के तो फिर नेटो, अमेरिका और सोवियत यूनियन का अंजाम देख लें, ये क्या मैसेज है पाकिस्तान? नहीं, बड़ी सीधी सी मैसेज है। हाँ। कि देखिए हमारे ऊपर आपने हमला किया है तो मत करें ऐसे काम, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे। और जब हम मजबूर हो जाएंगे तो देन आप टीटीपी को भूल जाएंगे, टीटीए याद आ जाएगी आपको, क्योंकि टीटीए ने जिस किस्म की जदोजहद की है अगेंस्ट इम्पीरियल पावर्स, उसको वो तो अब मिसाल नहीं है उसकी, अफगान जिहाद। एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें पुश ना करें आप। अच्छा। बिकॉज देखिए उनके ऊपर भी तो फिर प्रेशर आ जाता है ना। मगर इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान्स, इंडिया के साथ बात करेंगे। प्रॉब्लम उनके लिए, सबके लिए, अफगान्स के लिए और इंडिया के लिए है कि इंडिया पहुंच नहीं सकता अफगानिस्तान। इंडिया के सिर्फ 2 ही रास्ते से, या तो यहाँ से जाएं पाकिस्तान से, लाहौर से उनके जाएं, एक्सेस मिले टू अफगानिस्तान, या ये है कि चाबहार से मिले। चाबहार ईरान के अंदर ब्लॉक हो गया है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और इधर से और कोई रास्ता नहीं है। तो इंडिया की जो इस वक्त इंटरवेंशन है वो एक साइकोलॉजिकल, मॉरल हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, मगर इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल सपोर्ट वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो इनकी तो आपस में बातचीत ट्रेड से रेलेवेंट बताई जा रही है, तो इसका मतलब है ये हवा में तीर चला रहे हैं। ट्रेड कैसे होगी अगर यही रूट्स अवेलेबल नहीं है? नहीं हो सकती। ठीक, तो ऐसे में तो उनका दौरा फिर इसी जम में लगता है जिस तरफ आपने इशारा किया। बट उनका ये कहना कि पाकिस्तान को हम मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन इनको अपनी प्रॉब्लम्स खुद हल करनी चाहिए, इसका क्या मतलब? पाकिस्तान कैसे हल करे? देखिए वो तो यही कहते हैं कि आप खुद बात करें टीटीपी के साथ। अच्छा, हमें ना इन्वॉल्व करें, हम आपकी बात करवा देते हैं। हम नहीं कंट्रोल कर सकते टीटीपी को। और ये अब से इस्टेब्लिश है कि टीटीए जो है वो टीटीपी के साथ लड़ना नहीं चाहती, और अगर पाकिस्तान का साथ देते हैं तो फिर टीटीपी जो है वो टीटीए के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि आप तो हमारे दुश्मन के साथ मिल गए हैं, फिर आप भी हमारे दुश्मन हैं। अब वहाँ आप भूल गए हैं कि इस वक्त जो सारा चर्चा है वो दुनिया में वो टीटीए का भी नहीं है, टीटीपी का भी नहीं है, वो तो दाइश का है, आईएस का, क्योंकि वो ग्लोबल टेररिस्ट मूवमेंट है जी। ये तो लोकल है ना। टीटीपी तो सिवाय पाकिस्तान का उनका और कोई है ही नहीं कोई मकसद। और टीटीए जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही इस वक्त कोई किसी किस्म की। तो ये जो दाइश है और बाकी भी वहाँ ग्रुप्स हैं जो सेंट्रल एशिया के अंदर टेररिस्ट करार दे दिए गए हैं, जो रशिया के ख़िलाफ़ हैं एंड सो ऑन, एंड चाइना के ख़िलाफ़ हैं जो। तो अगर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो टीटीए की गवर्नमेंट गिर सकती है या सिविल वॉर हो सकती है वहाँ। इट्स नॉट इजी, इसलिए उनको बड़ा ख्याल करना पड़ रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि टीटीपी और बीएलए मिल के बड़े सख्त अटैक्स कर रहे हैं हमारे ऊपर, और सारी डिस्टेबलाइज कर दिया सारे बॉर्डर को, वेस्टर्न बॉर्डर को। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू फॉर अस। एक तरफ हमारे यहाँ लोग हैं इमरान खान जैसे जो कहते हैं कि टीटीपी से बात करके, मुज़ाकरात करके उनको पाकिस्तान में जगह दे दें आप। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि हमने बहुत से मुज़ाकरात किए, बड़े पैसे भी दिए, जगह भी दी, और ये फिर भी बात नहीं मानते हुए। ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ये किसी सूरत में भी अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ेंगे और ये अटैक करेंगे, और दे वांट टू सीज टेरिटरी, दे वांट टू सेट अप एन इस्लामिक स्टेट यहाँ, बिकॉज अफगानिस्तान में तो हो गया ना, अब टीटीपी तो यहाँ करना चाहती है। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज़ हैं। आई थिंक कोई आसान सोल्यूशन नहीं है।
कोई आसान सोल्यूशन नहीं है। अच्छा। इसीलिए इस वक्त जो है डिबेट अगर हो रही है कहीं, तो यही हो रही होगी कि किस तरीके से टीटीपी को डिग्रेड किया जाए, क्रश किया जाए, कम किया जाए, इनके अटैक्स को रोका जाए। तो उसमें दो किस्म की आप समझें सोच होती है। एक सोच भी नहीं, इकदाम होते हैं, कदम उठाए जाते हैं। क्या? एक ये कि आप अंदर जाके मारें इनको क्रॉस करके। ओके। दूसरा ये कि आप अंदर जाके सबको ना मारें, चुन चुन के इनके जो लीडर्स हैं उनको मारें, टारगेटेड। उसके लिए बड़ी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। हाँ, वो अमेरिका दे ऑन द ग्राउंड भी और ऊपर भी। वो हमारे पास नहीं है, वो अमेरिका ही दे सकता है जी। तो अच्छा, वहाँ अमेरिका के भी इंटरेस्ट हैं। उनके इंटरेस्ट टीटीपी नहीं है, टीटीए नहीं है, उनके इंटरेस्ट आईएस है, दाइश है। ट्रू। तो अगर हम मिल जाएं अमेरिका के साथ और हम उन्हें कहें कि दाइश और टीटीपी एक कॉमन एनिमी है, तो लेट्स जॉइंटली कुछ करें जी, तो फिर ये कर तो सकते हैं। मगर फिर टीटीए के साथ क्या करेंगे? कल को टीटीए उठ के और इनके फाइटर्स जो हैं वो आ जाएं आपके बॉर्डर के ऊपर, फिर क्या करेंगे आप? ऐसे में रजीम चेंज जो है वो हेल्प आउट कर सकती है सिचुएशन। रजीम चेंज अगर हो, ऐसी रजीम चेंज हो जिसमें जो नए लीडर्स आते हैं टीटीए के वो प्रो पाकिस्तान हो, मगर वो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। उसकी वजह ये है कि एक ग्रुप है वो काबुल ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है वो कंदहार वाला है, और उनमें से एक तो ओपनली एंटी पाकिस्तान है, दूसरा जो है वो बहुत गेम्स खेलता है। उसने पाकिस्तान के साथ भी दिया और ख़िलाफ़ भी है, और हकारी नेटवर्क जो है वो किसी की बात सुनते भी नहीं है, मगर सियासी तौर पे बड़े शऊर है। वो जो दूसरे कंदहारी हैं वो जो है वो तो बड़े सिंपल से लोग हैं। अब आप अगर उनको काबुल वालों को सपोर्ट करते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर वो जो आपके साथ करेंगे आप टीटीए को भूल जाएंगे। वो कुछ और ही ड्रामा करेंगे। वो तो फिर इंडिया भी खेलेंगे, अमेरिका भी खेलेंगे, हर जगह पे वो खेलेंगे आपके साथ। ये तो आई थिंक ये काफ़ी इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आई डोंट थिंक सिटिंग ओवर हियर विदाउट फुल नॉलेज ऑफ जो बातें वहाँ हुई हैं या क्या है कोई आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से उनका ये रिक्वेस्ट करना कि वाघा बॉर्डर खोलें फॉर ट्रेड इंडिया और अफगानिस्तान के लिए, ताकि ट्रेड बहाल हो सके, इस दरख्वास्त पे गौर करना चाहिए पाकिस्तान को? नहीं, देखिए वो तो पहले भी हमने खोला है, जब वक्त आता है वही पूछते हैं, हम कर देते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा। अगर याद हो ना कोई मुकमुका हो जाए कोई, अच्छा ठीक है जी हम खोल देते हैं, ठीक है जी ये दे देते हैं, ठीक है जी वो दे देते हैं। अब आप बताएं आप क्या करेंगे हमारे लिए? टीटीपी के साथ हमें एक्सेस देंगे टीटीपी को ख़त्म करने की? चलते हैं हमारे साथ, टीटीपी को मारते हैं, हमें फुल फ्लैश इजाज़त दे दें कि हम बम्बार्डमेंट कर दें टीटीपी और बीएलए की? क्या वो देते हैं? तो ये दीज आर थिंग्स टू डिस्कस एंड नेगोशिएट। अब देखना ये है कि ये जो मुत्तकी उठ के चले गए हैं वहाँ, ये इसीलिए गए हैं ना, लेवरेज क्रिएट करने के लिए, ताकि अगर आप पाकिस्तान को और थोड़ा हो ये क्यों है, अब वो बात करेंगे तो जब बात करेंगे ये भी बताएंगे ना, अब तो इंडिया हमें ये देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है। तो ये लेवरेजिंग होती है, तो वो अब मेरा ख्याल है लेवरेजिंग करेंगे आपके साथ। अब सवाल ये है कि किस किस्म की लेवरेजिंग होगी। सो दीज आर, ये जल्दी मामला तय होने वाला नहीं है। और इसमें बहुत से, इस मामले के बहुत से फ़रीक़ैन हैं जो इस खिते में मौजूद हैं, तो मुकम्मल होगा तब आएंगी तफसीलात सामने और उसके पेश नज़र पाकिस्तान देख लेगा अपनी राह। लेकिन अब तक पाकिस्तान ने जो भी पॉलिसी अफगानिस्तान की बाबत अपनाई है वो नाकाम हुई है, चाहे अशरफ गनी को अपने साथ मिलाने और हमनवा बनाने का काम हो, या उसके बाद तालिबान हुकूमत का। पाकिस्तान को अभी तक कोई रास्ता निजात का मिल नहीं सका। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। एक मैच कल है, लेकिन हम एक बड़े मैच की बात करेंगे जो कि काफ़ी अरसे से चला है, दो बड़ी ताकतों के दरमियान। जब आगाज़ हुआ था इस ट्रेड वॉर का, टैरिफ वॉर का, तो ट्रंप की जानिब से 145% प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से चाइना पर लगाया गया था इंपोर्ट्स पे, और चाइना ने फिर जवाब दिया था 125% से। फिर उसके बाद कोई निगोशिएट हुआ तो एक तरफ 30% रह गया और एक तरफ 10% रह गया। उसके बाद निगोशिएशन चलती रही, 90 डे का पॉज आया, वो उसमें भी निगोशिएशंस आगे बढ़ी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये थोड़ा डिफ्यूज़ होगी सिचुएशन। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि चाइना ने कुछ लेटर्स लिखे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को और एक्सपोर्ट कंट्रोल बढ़ा दिया है रेयर अर्थ मेटल्स पे। पहले 7 नायाब धातों पर था और उसके बाद 5 और उसमें शामिल कर दी गई हैं, और इससे ये ताबीर किया जा रहा है कि अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया चाइना ने। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 नवंबर से 100% टैरिफ चाइना पे नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। इनके नताइज क्या होंगे? नताइज ये होंगे कि चाइना की एक्सपोर्ट जो है टू यूएस वो गिर जाएगी, क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी,
जो लोग इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ड्यूटियाँ लग जाएंगी 100%। अच्छा। जो चीज़ $1 की चाइना दे रहा है इस वक्त अमेरिका को, वो $2 हो जाएंगे उसके। जब $2 हो जाएंगे तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। जब डिमांड गिर जाएगी तो फिर चाइना की एक्सपोर्ट्स भी गिरनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो एक तो ये होगा कि अमेरिका के अंदर महंगाई हो जाए शुरू हो जाएगी। अच्छा। ठीक, दूसरा ये कि चाइना की एक्सपोर्ट्स कितनी शुरू हो जाएंगी, तकलीफ होगी चाइना को। अच्छा, उसी दूसरी तरफ चाइना ने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए हैं वो यही लगाए हैं कि जी वो जो मिनरल्स हैं बड़े रेयर अर्थ वो अमेरिका को चाहिए फॉर वेरियस वेरी इंपॉर्टेंट हाई डेवलपमेंट्स। वो चाइना ने कहा एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकते, वो रोक दिया। तो उससे अमेरिका की जो अमेरिका प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है और जो उनकी मिलिट्री के अंदर जिसकी ज़रूरत है वो सप्लाई लाइन गिर जाएगी। तो दीज आर बोथ सिवियर स्टेप्स। और मगर बात वही है कि ये जाएगी बात, दोनों एक दूसरे को ठक ठक करेंगे, दोनों का नुकसान होगा। मगर फिर किसी न किसी स्टेज के ये बैठेंगे और फिर गिराने शुरू करेंगे सारा कुछ। अच्छा। तो ये नेगोशिएशन का ये है कि उसने ये किया, उसने ये किया, एस्केलेशन लैडर चलती रहती है। हाँ। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर स्टेज। आपने ये सुना ना कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर एस्केलेशन हो रही है, तो एस्केलेशन होती होती न्यूक्लियर पे पहुंच जाती है। जब न्यूक्लियर पे पहुंचती फिर 100 लोग रुक जाते हैं, फिर नेगोशिएशन होती है सब कुछ। हाँ। तो अब ये दोनों लगे हुए हैं, वही वो उधर वो लगा हुआ है चाइना, इधर ये लगे हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सूनर और लेटर चाइना और अमेरिका जो है सेटल कर लेंगे अपना मामले। हाँ, ये मेटल्स जिनको चुना गया चाइना की तरफ से, कहा जा रहा है कि ये यूएस डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्रूशल हैं। वहाँ जो F-35 इवन फाइटर जेट्स जो हैं उनमें भी यूज़ होते हैं और AI की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में ये यूज़ हो रही हैं। चाइना इन पाबंदियों से दबाव बढ़ाना चाहता है या अपनी फौजी ताकत को एक्सेलरेट करना चाहता है अमेरिका के मुकाबले में? ताकत को एक्सेलरेशन का इसका साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं, वो इट्स इंडिपेंडेंट। वो उनके पास अपनी शॉर्टेज नहीं है इन चीज़ों की, वो बना रहे हैं अपना। ये सिर्फ अमेरिका को टाइट करने के लिए कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा। तुम हमारे एक्सपोर्ट्स को कम कर रहे हो तो हम तुम्हारे इंपोर्ट्स को हम कम करेंगे। सो दिस इज ट्राइंग टू हर्ट ईच अदर। अच्छा। क्योंकि टैरिफ वॉर जो है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, इज यूजिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। तो खुद कहता है बिल्कुल टैरिफ वॉर है ये। तो टैरिफ वॉर में फिर उन्होंने अब ये कर दिया टैरिफ और उधर ये कर दिया। और ऐसे में आपने कहा कि न्यूक्लियर स्टेज आती है तो फिर नीचे आता है पारा। तो ये होगी, और ये मेरा ख्याल है करीब आ रहा है, बिकॉज 100% और जो बढ़ाना डोनाल्ड ट्रंप का इज़ नो जोक। मगर ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। मेरी व्यू ये है कि विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स ये फिर से गिरेगा, सारा कुछ सेटलमेंट होगी कहीं ना कहीं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि चाइना को नुकसान नहीं होगा बाय स्टॉपिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। वो रुक जाएगा, डजंट मैटर। बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़े सरप्लसेस हैं, ये थोड़ा सा तकलीफ जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये इट्स अ डिक्टेटरशिप। वहाँ आवाम का जो रिस्पॉन्स है या जो तकलीफ है दैट डजंट कम इनटू द इक्वेशन, उसको कोई नहीं सोचता। अमेरिका इज सपोजिटली अ डेमोक्रेसी, आवाम वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वहाँ इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, तो चीखें निकलेंगी लोगों की। और ऑपोजिशन जो भी है अगर है लगे कि जी महंगाई इतनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और वहाँ की जो बेसिक कंज्यूमर क्लास है वो मिडिल क्लास है। अच्छा। और मिडिल क्लास के अगर जो चीज़ वो चाइना से आ रही है और ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स चाइना से ही आ रहे हैं, तो वो अगर लोगों के महंगे हो जाएंगे तो लोग तो चीखे मारेंगे कि ये क्या हुआ। तो मीनवाइल नवंबर में इन पाबंदियों का जो अमेरिका की जानिब से लगाई जा रही है, नफाज होने से पहले साउथ कोरिया में एक इजलास होने जा रहा था, एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन समिट। उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा दिया कि शायद वो ना मिलें प्रेसिडेंट शी से। आपको लगता है कि इम्कानात हैं उनकी मीटिंग हो पाएगी या? देखिए, होनी चाहिए। ये भी गेम्स हैं, गेम प्लेइंग है। अच्छा। कि ठीक है, फिर ऐसी बात है तो ठीक है, मिलता ही नहीं। हाँ, नहीं मिलते। बट मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की और शी की मीटिंग होगी, सूनर और लेटर होगी, उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। दोनों के मफाद में जाहिर है। और फिर उसके बाद यही होगा कि सब हैंडशेक हो गई, सब ठीक हो गया। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मीटिंग हो और फेलियर हो जाए, दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, लेकिन पुतिन के साथ तो ब्रेक थ्रू ना हो सका, वो तो हाँ, मगर वो देखे ना, ब्रेक थ्रू ना हो सका, तो अगर इधर ना ब्रेक थ्रू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हाँ, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो डिक्टेटरशिप्स हैं। ये हाँ सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, मीडिया पे पड़ जाता है, कांग्रेस पड़ जाती है, ऑपोजिशन पड़ जाती है, उनको फर्क कोई नहीं पड़ता, इनको फर्क पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज इसीलिए टीवी पे आया हुआ होता है। क्या वो आपको हर रोज टीवी पे आके नजर आते हैं? नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस। डोनाल्ड ट्रंप के जो लेवरेज है ना, स्पेस है फॉर मनूवर, बहुत थोड़ी है।
वेयर एज दीज टू डिक्टेटर्स, इनका तो इशू कोई नहीं है, जो मर्जी फैसला करें, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो कौन है इस वक्त मुश्किल में इस सिचुएशन के बाद, ये आपने जाना वापस के बाद? वेलकम बैक टू द शो। बहुत से दिलचस्प सवाल, और उसमें से मैंने एक सबसे ज्यादा अछूता सवाल चुना है आपके सामने रखने के यार लिए। बड़े सवाल आए हुए थे। जी जी बिल्कुल, उनमें से बड़े सवालों में से एक बड़ा सवाल जो सुनने के बाद आपको पता चलेगा मैंने क्यों चुना। अच्छा। वॉशिंगटन से असद चौधरी। हाँ जी, की कहते हैं चौधरी साहब? क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में पीसीबी के चेयरमैन होते हैं, उनका कितना रोल होता है आया कि इसमें कोई उनका कारकर्दगी में टीम की या कंपोजिशन में कोई किरदार कोई होता है या होना चाहिए, या कहाँ तक जिम्मेदारी उन पर पीसीबी के चेयरमैन पर अक्सर मीडिया में या नाकदीन जो लगाते हैं, तो पीसीबी के एक्चुअली चेयरमैन जो है वो उसका किरदार है क्या पीसीबी में? क्योंकि वो कोच भी हैं, कोई उनके टीम के कोई मैनेजर भी होता है, कोई बॉलिंग कोच, कोई फील्डिंग कोच, कोई फिजियो होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट भी होता है। तो पीसीबी के चेयरमैन पर जो जिम्मेदारी कहाँ पर हम डाल सकते हैं टीम की कारकर्दगी पर? हाय अल्लाह। अच्छा जी, ऐसे है कि पीसीबी की कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ना, वो डिफ़ाइन करती है, वो बताती है कि चेयरमैन का क्या रोल है और कौन से पावर्स हैं चेयरमैन के पास। अब पिछले 10 साल में 2 किस्म की पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशंस रही हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन रही है जिसके अंदर चेयरमैन जो है वो ऑल पावरफुल है, सारा पावर चेयरमैन के पास है, हर चीज़ पत्ता नहीं हिलता चेयरमैन की इजाज़त के बगैर। दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन रही है जिसमें चेयरमैन के पावर्स अलग और एक चीफ एग्जीक्यूटिव या एमडी आप समझे, उसके पावर्स अलग। जो पहली वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेयरमैन खुद ही एमडी होता है और खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो वो दोनों रोल्स को करता है। ही इज़ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और डायरेक्टर्स, और साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही है। वेयरएज दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशन रही है जिसके अंदर चेयरमैन जो है वो कुछ उसके पावर्स हैं और बाकी जो पावर्स हैं डे टू डे रनिंग के वगैरह वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि चेयरमैन जो है वो ऑल पावरफुल है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 2014 में आई थी, 2019 तक रही, फिर इमरान खान ने एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जिसके अंदर चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल अलग कर दिया गया। फिर ये वापस आ गई है कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल। और चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल का मतलब ये है कि चेयरमैन जो है वो सिलेक्शन कमेटी वो बनाता है, चेयरमैन जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करता है। सारी अपॉइंटमेंट्स, सारी इंक्लूडिंग कोचेस, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव्स, हर किस्म की अपॉइंटमेंट जो है उसके ऊपर अंगूठा चेयरमैन का होता है, जिसको चाहे वो बना दे, जिसको चाहे ना बनाए। तो आप समझें कि अंडर द चेयरमैन पीसीबी की कारकर्दगी है, जो सब कुछ है वो चेयरमैन के हाथ में है। चेयरमैन ऐसे सेलेक्टर्स लगाए जो कि उसकी हर बात माने और जो चेयरमैन चाहे वो करवा ले उनसे, और इसी तरीके के साथ फॉरेन कोचेस को लाना है वो भी चेयरमैन फैसला करे किसको लाना है किसको नहीं लाना। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर किस तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करना है नहीं करना वो भी चेयरमैन करे। विमेंस क्रिकेट टीम उसका भी हेड चेयरमैन। तो चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि बहुत सी टेक्निकली मोटे मोटे जो फैसले हैं उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है चेयरमैन को फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, BOG जिसे कहते हैं। BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 10 लोगों का होता है, 11, जिसमें 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम द रीजन्स, जो रीजनल क्रिकेट है उसके, और 4 डिपार्टमेंट्स जो कि लाइक हबीब बैंक है या इस किस्म के जो उनके होते हैं, और 2 फिर और प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है और एक शख्स और होता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है 1-2 और लोग भी आ जाते हैं, उनको भी कोऑप्ट कर लिया जाता है। और जो भी फैसला चेयरमैन करे वो अगली बोर्ड मीटिंग में उससे अप्रूव करवाना पड़ता है कि अच्छा जी अब ये फैसले हुए हैं एग्जीक्यूटिव के, अब आप इसके मोहर लगा दें। और 99% ऑफ द टाइम सारा बोर्ड जो है जो चेयरमैन कहता है वही करता है, क्योंकि चेयरमैन के इतने पावर्स होते हैं कि वो तंग करना चाहें किसी को तो तंग भी कर सकते हैं। अच्छा, और सिफारिश लेना चाहें तो सिफारिश भी ले सकते हैं। सो आप समझे कि एज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स राइट नाउ चेयरमैन इज़ ऑल पावरफुल। मगर इसका एक और भी पहलू है, वो ये है कि तो फिर जिम्मेदारी भी सारी चेयरमैन की होती है। अच्छी चीज़ हो जाए तो वो भी चेयरमैन की जिम्मेदारी है, बुरी चीज़ हो जाए तो वो भी चेयरमैन की जिम्मेदारी है। अलबत्ता होता ये है आम तौर पे कि
चेयरमैन ये भी कह सकता है कि देखिए मैंने तो एक सिलेक्शन कमेटी लगा दी थी, उन्होंने फिर आगे जाके इस टीम को सिलेक्ट किया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये कुछ, और जो लोग उसकी तनकीद करते हैं वो कहते हैं कमाल है, आपने बंदे लगाए हैं, वो बंदों ने जो चीज़ की है तो आप ही का जिम्मेदारी बनती है ना, अगर आप ये बंदे ना लगाते तो ये ना होता, या आपने सिफारिशें लगाई हैं बंदों के ऊपर, या आपने बंदों को ऊपर प्रेशर डाला है, तो ये बात चलती रहती है। टीम हारती है तो होता ये है कि मीडिया जो है वो कहता है चेयरमैन की गलती है, चेयरमैन ने गलत सिलेक्शन की, चेयरमैन ने गलत कोचेस लगाए और चेयरमैन ने नहीं ठीक किया। और अगर जीत जाए तो लोग चेयरमैन की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते, लोग कहते हैं सिलेक्शन बड़ी अच्छी हुई थी, फलाने बैट्समैन ने बड़ा अच्छा किया, फलाने बॉलर ने बड़ा अच्छा किया, तो गाली पड़ती है चेयरमैन को और शाबाश मिलती है, या प्लेयर को मिल जाती है या कोचेस को मिल जाती है। तो इसका ये भी एक पहलू है। सो बेसिकली यही है कि द चेयरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल for the welfare of PCB, and that is why it's important to have a full-time chairman जो कि सारे इन issues को सही तरीके से अच्छी advice ले, अच्छी teams बनाए advisors की, and also the rest of it. तो असद चौधरी साहब, आपको जान के आप जो अगला सवाल है, व्यूअर ने अपना नाम नहीं बताया, तो फिर मैं इस सवाल को अपना नाम दे देती हूँ, ठीक है? नजम सिटी साहब, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, इसके अलावा पीसीबी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो कमांड इन दोनों पे आपको है और किसी एंकर को हासिल नहीं है ना। सिटी साहब, 3 साल पहले जब आपने ये चार्ट संभाला समा टीवी के ऊपर, तो आपने वेट उठाकर ग्राउंड के चारों तरफ आपने फील्डिंग का जायजा लिया कि मुझे किस तरीके से बैटिंग करनी है। तो आप जब शुरू में आए तो आपने बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली, जो भी बॉल आती तो आप उसको डॉट बॉल खेलते रहे। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नजम सिटी साहब न चौका मार रहे, न सिंगल ले रहे, न छक्का मार रहे। इसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता माहौल को देखा तो आपने सिंगल लेना शुरू कर दिया, सिंगल खेलते रहे। आजकल देखने में आ रहा है कि आजकल आपने थोड़ा सा अपनी बैटिंग को थोड़ा सा तेज शुरू कर दी है, डबल भी आ रहा है और शॉट मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो शॉट लग नहीं पा रहा, वो जमीन पे आके गिर रहा है। अवाम आपसे उम्मीद लगाइए, 10-12 साल पहले जो आपकी एंकरिंग होती थी, क्या चौके छक्के लगाते थे, वो कब हम आपको देखेंगे चौका छक्का लगाते हुए? क्या आज ऐसे हालत मौजूद नहीं कि जो चौका छक्का लगाया जाए? क्या अभी भी कोई इंतजार है किसी चीज का? आपने खुद ही जवाब तो दे दिया कि आजकल के हालात कैसे, इसमें चौका छक्का लग भी सकता है कि नहीं। चलिए, बात यह है कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त काफ़ी आज़ादी थी, जमहूरियत थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, अपोजिशन जो भी थी वो कमज़ोर थी और मीडिया काफ़ी आज़ाद था। वो दिन है और आज का दिन है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मीडिया की आज़ादी जो है वो उसके ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया गया। बहुत से नए कानून बनने शुरू हो गए। मुझे याद है कि मैं चैनल 24 में था और काफ़ी अरसे के लिए मैंने कुछ कह दिया, खान साहब को पसंद नहीं आया, उन्होंने चैनल ही बंद करा दी। काफ़ी बहर 3-4 महीने में बाहर बैठा रहा। अब फिर जाके कोई मुकमुका हुआ, फिर अदालतों में हमें घसीटना शुरू कर दिया एंड सो ऑन। तो ये जो घुटन हुई है ये खान साहब के ज़माने से है। आपको पता है खान साहब का तो मौका यही था, सारे जेल ही पा दो, सारे या कर दो, सारे वो कर दो, तो वही हुआ था। अच्छा, तो इसलिए उस वक्त चौके छक्के मारने का तो गुंजाइश ही कोई नहीं रही थी। और अगर मारने की कोशिश की तो खान साहब ने मेरे ऊपर केस भी कर दिया था और मेरा ख्याल है और भी कुछ केसेस हो गए थे। फिर चैनल बंद हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर चैनल ही बंद हो जाएगी तो चौके छक्के कितों मारोगे? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये PDM की गवर्नमेंट शमट आ गई, हम वापस आ गए। हमने कहा चलो जी हुन शायद चौके छक्के मारने का वक्त आ जाए। मगर वो चौके छक्के मारने का जब वक्त आया तो आपने देखा क्या हुआ कि PTI को रोकने के लिए वो सारा मीडिया रुक गया। अब वो ये सिचुएशन ये है कि बहुत सख्त कानून आ चुके हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ चौके छक्के दुके लेने का बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो गया टू से एनीथिंग। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग हैं, एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कोशिश करते हैं चौका छक्का मारने की, मगर वो आपको नज़र नहीं आता चौका छक्का। वो चौका मारते हैं, गेंद उड़ा के मारते हैं, गेंद हवा में गायब हो जाता है या वो कहीं कैच आउट हो जाता है, जहाँ फील्डर नहीं भी था एकदम फील्डर आ जाता है और कैच आउट हो जाता है। तो बहुत कुछ हो रहा है जो हम बात भी नहीं कर सकते। तो अब दो ही एक ही है, या तो छोड़ के घर चले जाइए, चुप करके बह जाइए, या आके लगे रहिए ठीक 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 ठीक, इक्के दुक्के कभी छोटा एक चौका मारता, फिर दौड़ गए, फिर आगे एक टिक 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 टिक। तो यही गेम हो रही है सारी जगह पे। तो इसमें मेरा ख्याल है एंकर्स बेचारों की कोई गलती नहीं है। और आपने देखा अब कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कितना
कॉशियस और टिमिड होता है। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा तो अभी भी बड़ा दिल करता है कि चौके छक्के मारूं, मगर जब मारता हूं तो वो रास्ते भी रुक जाते हैं, आपको नज़र ही नहीं आते, तो आप कहते हैं चौका नहीं मार रहे आप। गेंद कहीं हवा में रह जाती है। मेरा ख्याल है मैं अभी आपको यहीं पे रोक दूं इससे पहले। उससे पहले कि ये भी रुक जाए, ये भी रुक जाए। हाँ, ग्राउंड से बाहर आप शॉट्स मारना शुरू कर दें। एहसन साहब हैं, उन्होंने 2-3 सवाल जो पूछे आज के शो में आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा अब्दुल जब्बार साहब यूएई से ही जानना चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या अरेस्ट हो सकते हैं, अगर आप इन शॉर्ट वन लाइनर बता दें। अली अमीन गंडापुर नहीं अरेस्ट होने का कोई इम्कान, कोई चांस नहीं है। इसके अलावा मुबारक अली लाहौर से, वो और बात है कि वो अपने आप को हीरो बनाने के लिए कोई ऐसा काम करें ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर वो गिरफ्तारी जो होगी मुख मुका के रिजल्ट होगा, रिजल्ट। चले, इसमें बहुत से इशारे। उमर फारूक बुरेवाला से, मुबारक अली लाहौर से, अली कराची से और हिरा लाहौर से जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब कल के शो में सेठी साहब दे चुके हैं। इसके वो आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी जो हमारे नाजरीन हैं वो सवालात भेजें, क्योंकि उनके नाम अब इसमें बहुत कम है, तस्करा कम है इस लिस्ट में। तो इसके अलावा जो लोकली इशूज़ हैं उनके बारे में कोई सवाल हो तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।